बहरहाल सुनो, वो रूह उस वाक़ये के बाद से मेरे साथ ही रही है। मैं हर वक्त महसूस करता हूँ जैसे तन्हा नहीं हूँ। कभी कभी तो खौफ भी मालूम होता था। अजीब सी जहनी कैफियत से दो चार था उन दिनों। इस जहनी इंतशार से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने एक अरब आमिल से रुजू किया। उसकी कोशिशों की बिना पर मेरे और रूह के दरमियान गुफ्तगू शनीद के लिए कुछ इशारे मुकर्रर हो गए। इन्हीं इशारों में उस रूह ने मुझे मुत्तला किया कि मैं उसके लिए मुनासिब जिस्म तलाश करूं। बड़ा दुश्वार मसला था। मुनासिब जिस्म का मतलब मैं यही समझ सका कि वो जिस्म उसकी हुनूत की हुई लाश से मुशाबियत रखता हो। कई साल तक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की खाक जानता फिरा और आखिरकार मेरी खुशकिस्मती से लिबनान में तुम नज़र आ गई। उधर रूह ने इशारों में बताया कि ठीक है, यही मुनासिब रहेगी। मैं तुम्हें कभी कुछ ना बता सकता, लेकिन रूह अब खुद ये चाहती है कि तुम्हें सब कुछ बता दिया जाए। अभी तक वो मुझसे इशारों में गुफ्तगू किया करती थी, लेकिन अब ये गुफ्तगू तुम्हारे तवस्सुत से अल्फाज में हुआ करेगी। तुम मुझसे अक्सर सब्ज़ कमरे के मुतालिक पूछती रही हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सका था। अब जबकि तुम बाकायदा तौर पर इस राज में शरीक की जा रही हो, इसलिए कोई वजह नहीं कि तुम्हें इसके बारे में लाइल्म रखा जाए। मैं जहाँ भी क़याम करता हूँ, मुझे रूह के लिए कमरा मखसूस करना पड़ता है, जहाँ हर चीज़ सब्ज़ रंग की होती है। ये भी रूह की हिदायत के मुताबिक ही होता है। वहाँ सब्ज़ रंग के अलावा कोई दूसरा रंग दखल नहीं पा सकता। रूह की हिदायत के मुताबिक ही तुम अब तक इस कमरे में बिठाई जाती रही हो। ये तो मैंने पहले ही दिन महसूस कर लिया था कि तुम्हारे मेकअप में रोज़ और लिपस्टिक शामिल नहीं होते। कदीम मिस्री ख़वातीन की तरह तुम सिर्फ गाज़े और काजल पर इक्तफा करती हो। अगर लिपस्टिक भी इस्तेमाल करती होती तो मुझे तुमसे दरख्वास्त करनी पड़ती कि लिपस्टिक इस्तेमाल ना करो। विलानी खामोश हो गया। राफिया के चेहरे पर उलझन के आसार थे। कुछ देर बाद उसने कहा, लेकिन ये सब क्यों? यानी मेरी पोजीशन क्या होगी? ग्रेट, वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। कल तक तुम्हारी हैसियत एक मुलाजिम की सी थी, लेकिन आज मैं तुम्हें खुद से बरतर समझता हूँ। अब मेरे बिजनेस में तुम्हारी हैसियत एक हिस्सेदार की सी होगी। ये बिजनेस? हाँ, अब रूह हमें दुनिया के उन राजों से आगाह करेगी जिनका इल्म किसी को भी नहीं। तो उससे क्या होगा? बिल्कुल सही किस्म की पेशन गोया की जा सकेंगी। अभी तक मैं इल्म का सहारा लेता रहा हूँ, लेकिन अब सारे मसाइल बआसानी हल हो जाया करेंगे। इल्म नजूम में तो बाज़ औक़ात हिसाब की गलती की बिना पर बड़ी बड़ी लग्जिशें हो जाती हैं, लेकिन अब दुनिया का सबसे बड़ा काहिन भी पेशन गोई में मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। बेबी, मादाम सुमोना, अब हम दोनों दुनिया की अजीम तरीन हस्तियाँ हैं, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा अजीम हो। मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। डॉक्टर पर डॉक्टर आ रहे थे, लेकिन इमरान था कि तकिए पर बराबर सर पटके जा रहा था। वो डॉक्टर भी आए जिन्होंने कैप्टन फयाज को देखा था, लेकिन पहले ही की तरह इस केस में भी नाकाम रहे। इमरान की तकलीफ के पेश नज़र मार्फिया के इंजेक्शन लगाने की तजवीज़ पेश की गई, लेकिन इमरान कराह कराह कर कहता रहा, जब आज तक वैसे कभी अफ्यून नहीं खाई तो खौमाका आखिर वक्त में उसके इंजेक्शन लेकर क्यों आकिबत ख़राब करूं? नहीं नहीं, कोई और सूरत निकाली जाए। फयाज भी अयादत के लिए आया था। उसने उसे मशवरा दिया कि अस्पताल में दाखिल हो जाए। हरगिज़ नहीं, वहाँ अक्सर मुर्दे बदल जाते हैं। इमरान कराह कर बोला, फजूल बकवास मत करो, मैं तुम्हारे दाखिले का इंतज़ाम कर चुका हूँ। मैं यहीं इस फ्लैट में मरना चाहता हूँ। फयाज गालिबन ये मालूम करने के लिए बेचैन था कि इमरान को भी उसी किस्म की कोई हिदायत मिली है या नहीं जैसी उसे मिली थी। मौका मिलते ही उसने इससे उसके बारे में पूछा। खुदा करे ना मिले हिदायत, इमरान कांपता हुआ बड़बड़ाया, वरना मैं उस पर अमल कैसे करूँगा? कहाँ रखा है वो लिफाफा मेरे पास? कैप्टन फयाज, मेरी मौत की जिम्मेदारी तुम पर होगी। फयाज कुछ न बोला, पहले ही खुद को चोर चोर सा महसूस कर रहा था। इमरान कराह कराह कर बड़बड़ाता रहा। दूसरे के पट्टे में टांग अड़ाने का यही नतीजा होता है। अय अल्लाह, अब तो मुझे अकल अता कर दे। अरे मुझे क्या ज़रूरत थी खामखा इस चक्कर में पड़ने की? कहता तो हूँ अस्पताल में दाखिल हो जाओ। फयाज झुल्लाकर बोला, तुम्हारा क्या बना था अस्पताल में? मैं घर पर तो सेहतयाब नहीं हुआ था। दरअसल अब मुझे अपना ये ख्याल दुरुस्त नहीं मालूम होता कि मेरी बेहोशी के दौरान में किसी ने उस जहर का तोड़ मुझ पर आजमाया था। मुमकिन है ये उन्हीं अद्वियात का असर हो जो डॉक्टर इस्तेमाल कराते रहे थे, लेकिन मॉर्फिया के इंजेक्शन तो ज़रूर ही लगेंगे। अरे तुम खौमा का बहस क्यों करते हो? ज़बरदस्ती उठवा ले जाऊँगा। अभी फ़ोन करता हूँ एम्बुलेंस गाड़ी के लिए। नहीं, उसने जोसेफ की भर्राई हुई सी आवाज़ सुनी और चौंक कर मुड़ा। जोसेफ दरवाजे में खड़ा उसे घूर रहा था। क्या मतलब?
फैयाज आंखें निकाल कर बोला, मुझे अभी मालूम हुआ है कि मिस छोटू भाई। अबे क्या बकता है, इमरान हलक फाड़ कर दहाड़ा। तुम चुप रहो बॉस, तुम इन मामलात को नहीं समझ सकते। हाय, इमरान बेबसी से कर रहा। ये मैं जानता हूँ, जोसेफ सीने पर हाथ मारकर बोला। मैं जानता हूँ कि क्या होगा। उस खंजीर की बच्ची ने पहले मशगूली चबाई होगी, फिर सब्जी की पत्तियां चबाकर तुम्हारा बोसा लिया होगा। अबे क्यों? हाय, इमरान ने कमजोर सी आवाज में कराह कर आंखें बंद कर ली। अब फैयाज कभी इमरान की तरफ देखता था और कभी जोसेफ की तरफ। जोसेफ के पीछे सुलेमान भी खड़ा नजर आया। जी हाँ कप्तान साहब, उसने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया। मिस छोटी भाई बहुत अरसे से साहब के चक्कर में है। कभी मुस्कुराती है, कभी सीटियां बजाती है और कभी। अबे चुप, इमरान उछलकर उठ बैठा। नहीं, तुम बताओ क्या बात है, फैयाज ने सुलेमान से कहा। बस क्या बताऊं साहब, जब मैंने कालिये से उसके मुतालिक बताया, ये कहने लगा ठीक है, उसने इंतकाम लेने के लिए ऐसा किया होगा। और फिर साहब मैंने शाम ही को उसे जीने वाले बल्ब को भी छेड़ते देखा था। ये कौन है मिस छोटू भाई? फैयाज इमरान की तरफ मुड़ा। इन्हीं कमबख्तों से पूछो, मेरे तो फरिश्तों को भी इल्म नहीं। तुम बहुत भोले हो बॉस, जोसेफ बोल पड़ा। यह औरतों का मामला है, इसलिए तुम अपनी अकल न चलाओ। अच्छा बदमाशो, तुम ही चलाओ अपनी अकल, इमरान उन्हें घुसा दिखाकर बोला। इसी गैलरी के तीसरे फ्लैट में रहती है, सुलेमान ने फैयाज से कहा। क्या उम्र है? अजी बस यही 16-17 साल। आफत की पुड़िया, पता नहीं माँ के पेट में कैसी रही होगी साली। वो सीटियां बजाती है, वो शोर मचाती है कि खुदा की पनाह। इमरान लेटा लेटा हौले हौले कराता रहा। क्यों? फैयाज ने उसे मुखातिब किया। अब बताओ क्या ख्याल है? अरे छोड़ो मेरा पीछा तुम लोग, खुदा समझे। या फिर दूसरी बात हो सकती है। जोसेफ जो अभी तक कुछ सोचता रहा था, फिर तशवीश भरे लहजे में बोला। खैर खैर, उसे भी देख लिया जाएगा, मैं अभी आया। बॉस तुम यहाँ से हरगिज कहीं नहीं जाना। वो फ्लैट से बाहर निकला। फैयाज अहमकाना अंदाज में दरवाजे की तरफ देखता रहा, फिर सुलेमान की तरफ देखकर आहिस्ता से बोला, मेरे साथ आओ। सुलेमान उसके पीछे बैरूनी गैलरी तक आया। अब बताओ क्या बात है? फैयाज ने उससे कहा। मिस छोटू भाई, क्या हुआ था? जीने पर अंधेरा था, बाहर जाने के लिए निकले थे। 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि दाढ़ दबाए चीखते हुए वापस आए। कहने लगे, अंधेरे में गाल पर कुछ हुआ है, आग लगी हुई है। फिर स्प्रिट में प्याज का अरक मिलाकर पी गए। और वो लड़की, क्या उस वक्त तुम्हें वो भी दिखाई दी थी? नहीं जनाब आली, वो तो नहीं दिखाई दी थी। और ये तुम्हारा ही ख्याल है कि उसने कुछ किया होगा? जी हाँ। किस बिना पर? जी बस वो, यानी कि मैंने अक्सर देखा है, वो साहब को देखकर मुस्कुराती है, अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए सीटियां बजाती है। और ये हजरत, अरे ये हजरत, वो हंसकर बोला, इसी लायक होते तो ये दिन देखना क्यों नसीब होता। फजूल बातें मत करो। क्या वो उससे बातचीत के लिए रुकता था? नहीं जनाब, कभी नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। ये तो शायद ये भी ना जानते होंगे कि वो सारा गुल कपाड़ा उन्हीं के लिए होता है। फैयाज थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा मैं जा रहा हूँ, अगर कोई खास बात हो तो मुझे घर पर या ऑफिस में फ़ोन कर लेना। फैयाज चला गया। सुलेमान कमरे में वापस आया। इमरान गाल दबाए उखड़ू बैठा था। सुलेमान को देखते ही बरस पड़ा। अभी ये तुम दोनों ने मिस छोटू भाई का क्या किस्सा निकाला था? मैं क्या जानूं, उसी कालिये से पूछिए। मैंने तो सिर्फ शुबा जाहिर किया था। कहने लगा ठीक है यही होगा। ये पत्ती चबाई, वो पत्ती चबाई, और प्यार करने के बहाने गाल पर थूक की पिचकारी छोड़ती, जो खाल से गुजरता हुआ गोश्त में पेवस्त हो गया। आग लग गई गाल में। अपने खालाजाद भाई का किस्सा भी सुनाया कि कैसे एक लड़की ने उससे उसकी बेवफाई का इंतकाम लिया था। बकवास बंद करो, अब अगर इस किस्म की कोई बात किसी के सामने जुबान से निकली तो खाल गिरा दूंगा। अच्छा वही थी ना साहब? सुलेमान ने राजदाराना लहजे में पूछा। ओ खबीस, दूर हो जा यहाँ से, इमरान गुस्सा दिखाकर दहाड़ा। सुलेमान बुरा सा मुंह बनाए हुए दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इमरान आंखें बंद करके लेटा हुआ, फिर कर रहा। 2 दिन से ये ढोंग जारी था, लेकिन अभी तक उन नामालूम आदमियों की तरफ से किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं मिला था। फैयाज को इसी किस्म की सजा इसलिए मिली थी कि वो उनके तलब करने पर प्लास्टिक का लिफाफा मुहैया नहीं कर सका था। उसके साथ ही वार्निंग भी मिली थी कि अगर उसने वो लिफाफा उनके हवाले ना किया तो इस अजियत से किसी तरह भी छुटकारा ना पा सकेगा। यहाँ अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, फिर आखिर इस अजियत दही का क्या मतलब था? क्या वो लोग इससे बेखबर हो गए थे कि उसने खुद ही अपना इलाज कर लिया है? इमरान आंखें बंद किए बड़ा सोचता रहा, लेकिन इस दौरान
हल्की हल्की कराहें उसी तरह उसके हलक से आज़ाद होती रही थी जैसे वो सचमुच किसी बहुत बड़ी अजियत में मुब्तला होकर जब्त के बावजूद भी उसका इजहार ना होने देने में कामयाब ना हो पा रहा हो। दफातन जोसेफ कमरे में दाखिल होकर बोला, क्या तुम जाग रहे हो बॉस? क्यों, क्या है? इमरान का लहजा जुल्लाहट से पाक नहीं था। सब ठीक हो जाएगा बॉस, वो आ गई हैं। कौन? मादाम राफिया सोमोनाफ, जिनकी माँ अरब थी और बाप एक जिला वतन रूसी, ड्राइंग रूम में बैठी हैं। क्या बक रहा है? मैं पहले भी उनका तस्करा कर चुका हूँ। वो प्रोफेसर ओटोविलानी की सेक्रेटरी हैं। मैंने उनसे तुम्हारा तस्करा किया था। उन्होंने प्रोफेसर के मशवरे पर यहाँ आना मंजूर कर लिया था। मगर तू क्यों लाया है उन्हें? अपने इल्म के जरिए पता लगा लेंगी कि तुम पर किस किस्म की रूह का हमला हुआ है। और वो मिस छोटू भाई, इमरान आंखें निकाल कर बोला। अरे बॉस, जोसेफ ने दांत निकाल दिए। सुलेमान ने मुझे बहका दिया था। ये 100% किसी बुरी रूह की हरकत मालूम होती है। अच्छा तो फिर मादाम राफिया सुमोनाफ तुम्हें बस एक नज़र देखना चाहती हैं। ऐनक लगाती हैं या नहीं? इमरान ने पूछा। नहीं। क्यों? आजकल मैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक हो रहा हूँ। बस अब चुप रहो बॉस, मैं उन्हें यहाँ ला रहा हूँ। जैसी तेरी मर्जी। इमरान ठंडी सांस लेकर बेबसी से बोला। जोसेफ कमरे से चला गया और इमरान ने फिर कराते हुए आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद कदमों की चाप सुनकर आंखें खोलनी ही पड़ी। जोसेफ के करीब एक दिलकश लड़की नजर आई जिसके जिस्म पर सब्ज रंग का लिबादा था और सब्ज रंग के रुमाल में सर के बालों को इस तरह समेटा गया था कि वो पगड़ी सी लगने लगी थी। पैरों में भी सब्ज रंग के सैंडल थे। इमरान ने उठना चाहा लेकिन वो हाथ उठाकर नरम लहजे में बोली, आप लेटे रहिए। शुक्रिया। कहकर इमरान ने दोबारा उठने की कोशिश नहीं की। आंखें बंद कर ली और हौले हौले कराता रहा। किस तरफ तकलीफ है? लड़की ने आहिस्ता से जोसेफ से पूछा। जोसेफ ने उसी गाल की तरफ इशारा किया जिस पर इमरान हाथ रखे हुए था। जरा पल भर के लिए हाथ हटा लीजिए, उसने इमरान से कहा। इमरान ने कराह कर आंखें खोली और उस गाल पर से हाथ हटा लिया। वो उसे देखती रही। थोड़ी देर बाद बोली, प्रोफेसर का ख्याल दुरुस्त मालूम होता है, ये किसी रूह की कारगुजारी नहीं मालूम होती। फिर इनके किसी दुश्मन की हरकत है। कोई जहरीला मादा जल्द में पेवस्त हो गया है। ये भी यही कहते हैं। अंधेरे में कोई सर्द सी चीज काल से मस हुई थी और फिर ठंडक सोजिश में तब्दील हो गई थी। बहरहाल अगर ये इंसानी कारनामा है तो फिर अद्वियात का ही सहारा लेना पड़ेगा। लड़की बोली, पता नहीं कितने इंजेक्शन लग चुके हैं लेकिन अभी तक तो फायदा नहीं हुआ। जोसेफ ने कहा, आप ही कुछ कीजिए, इनकी तकलीफ मुझसे नहीं देखी जाती। क्या तुम इन्हें हमारी कयामगाह तक ले चलोगे? प्रोफेसर जड़ी बूटियों के भी माहिर हैं। क्यों बॉस, चल सकोगे? जोसेफ ने इमरान से पूछा। मुझसे तो हिला भी नहीं जाता, इमरान ने दर्दनाक लहजे में कहा। हिम्मत कीजिए, लड़की ने बेहद नरम लहजे में कहा। कहाँ जाना होगा? तुम फिक्र ना करो बॉस, मैं उनकी कोठी का रास्ता जानता हूँ। अच्छी बात है, मैं लिबास तब्दील कर लूँ। अरे क्या करोगे बॉस? जोसेफ जल्दी से बोला। तुम तो स्लीपिंग सूट में भी अच्छे लगते हो। शट अप, इमरान ने तेज लहजे में कहा और उठकर उस कमरे में आया जहां X2 वाला प्राइवेट फोन रखा था। दानिश मंजिल के नंबर डायल करके ब्लैक जीरो को मुखातिब किया। मैं 10 मिनट बाद अपने फ्लैट से निकलूंगा। एक सब्जपोश गैर मुल्की लड़की मेरे साथ होगी, जोसेफ भी होगा। हमारा ताकुब किया जाए और हम जिस इमारत में दाखिल हो उस वक्त तक उसकी कड़ी निगरानी की जाए जब तक कि हम दोबारा बाहर ना आए। ओके सर। दूसरी तरफ से आवाज आई और इमरान ने फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। जोसेफ उसे टैक्सी पर लाया था जो वापसी के लिए भी एंगेज कर ली गई थी, लिहाजा फ्लैट से नीचे आते ही वो रवाना हो गए। इमरान बराबर कराहे जा रहा था। जोसेफ और राफिया खामोश थे। कुछ देर बाद टैक्सी मॉडल कॉलोनी की एक शानदार इमारत के फाटक में दाखिल हुई। इमरान बड़बड़ाने लगा, पता नहीं कहाँ कहाँ की ठोकरें खानी पड़ेंगी। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो सही तौर पर मेरी देखभाल कर सके। काश मैं एक नन्हा सा बच्चा होता माँ की गोद में। आखिरी जुमला कहते कहते उसकी आवाज़ भर आ गई। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे वो अपनी बेसाख्ता किस्म की हिचकियों को दबाने की कोशिश तो कर रहा हो लेकिन कामयाबी ना हो रही हो। अरे अरे नहीं नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। राफिया बौखलाए हुए लहजे में जल्दी से बोली,